नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम आधुनिक भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में चर्चा करेंगे। जैसे कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग की खोज किसने की और किस यूरोपीय व्यक्ति द्वारा की गई, कब की गई? पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो व्यापारिक केंद्र बनाया वो कहाँ पर बनाया? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त हुआ? तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का श्रेय किसके द्वारा हम भारतीयों को उपलब्ध हुआ? और बेदरा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत के सम्राट कौन था? और इसी क्रम में जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति कौन था, कब आया, किसके शासनकाल में भारत आता है? और आधुनिक भारत का इतिहास के क्रम में हम इस प्रश्नोत्तरी में सबसे पहले व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। सबसे पहले हमारे जो आधुनिक भारत के इतिहास में है, सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों से पहले हमारे देश में पुर्तगाली आते हैं। और व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वह पुर्तगाली थे। समुद्री मार्ग की खोज किस यूरोपीय द्वारा की गई? तो समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा वास्को डिगामा वास्को डिगामा द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की जाती है। और पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो व्यापारिक केंद्र बनाया वह कहाँ पर बनाया? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को चीन में स्थापित की। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को अल्मेडा को बनाया गया। तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का जो श्रेय है हम भारतीयों को पुर्तगालियों द्वारा उपलब्ध कराया गया। और इसी क्रम में बेदरा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो बेदरा का युद्ध डच व अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। इसी क्रम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का सम्राट कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का सम्राट अकबर था। और जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश कैप्टन हॉक ब्रिटिश नाविक कैप्टन हॉकिंस था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। समुद्री मार्ग की खोज किस यूरोपीय व्यक्ति द्वारा की गई? तो समुद्री मार्ग की खोज वास्को ड गामा द्वारा की गई।
पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कोचीन में स्थापित की। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम बादशाह फ्रांसिस्को अल्मेडा को बनाया गया। तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों द्वारा हम भारतीयों को उपलब्ध हुआ। और इसी क्रम में बेदरा का युद्ध डच व अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का जो सम्राट था, तो भारत का सम्राट अकबर था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? तो प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति कैप्टन हॉकिंस था। और इसी समय ब्रिटिश दरबार में जेम्स प्रथम द्वारा नियुक्त कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भारत में भेजा के साथ प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। जैसे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से कौन नियुक्त हुआ? मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित की? और ब्लैक होल की जो घटना होती है, वह ब्लैक होल की घटना कब घटित होती है? अलीनगर की संधि कब होती है? और ब्रिटिश सम्राट का वास्तविक संस्थापक कौन होता है? प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत कब होती है? तो भारत में ब्रिटिश शुरुआत, जैसे कि आज हम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त कौन था? तो मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र रूप से नियुक्त हुआ। और मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित की? तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद में स्थापित की। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुगल सम्राट के समय स्वतंत्र रूप से अंतिम मुर्शीद कुली खां था। और मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थापित की? तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी ढाका से जो राजधानी उसने स्थापित की, तो उसने मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी स्थापित की। और ब्लैक होल की जो घटना घटित होती है, तो किसके समय घटित होती है? तो ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय घटित होती है। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय यह घटना घटित होती है। और अलीनगर की जो संधि है वो किसके मध्य होती है? तो अलीनगर की संधि रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य होती है। ब्रिटिश सम्राट का वास्तविक संस्थापक कौन होता है? तो भारत में ब्रिटिश सम्राट का जो वास्तविक संस्थापक हुआ वह रॉबर्ट क्लाइव होता है। रॉबर्ट क्लाइव हुआ। और प्लासी का युद्ध किन के मध्य होता है? तो प्लासी का जो युद्ध होता है, प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का जो सेनापति था वह मीर जाफर था, जिसने ब्रिटिश सम्राट के साथ मिलकर
प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया और बंगाल का जो नवाब था उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर इस युद्ध में ब्रिटिश अंग्रेजों की जीत होती है और वहाँ पर जो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जो मुर्शिद कुली खां था उसकी हार होती है। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब होता है मीर जाफर को मीर कासिम प्लासी मीर जाफर को मीर जाफर को बनाया जाता है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की जो शुरुआत होती है वह रॉबर्ट क्लाइव के समय से प्रारंभ होती है। जैसे कि भारत में अंग्रेजों की जो शुरुआत होती है वह रॉबर्ट क्लाइव के समय से स्टार्ट होती है। इसी ने प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य को विजय प्राप्त की थी और अंग्रेजों का जो झंडा समझ लो आप भारत में इसने गाड़ा था। तो इसी के समय से रॉबर्ट क्लाइव के समय से ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती और इसके आगे उन्होंने व्यापार किया और राज्यों पर अपना अधिकार किया। कैसे किया आगे के प्रश्नों में हम। नमस्कार दोस्तों, आज के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम ब्रिटिश शासन द्वारा किस प्रशासनिक गतिविधियां भारत पर किस प्रकार लागू होती हैं, कैसे लागू होती हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। इसी क्रम में जैसे भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू होती है, किसके शासन में लागू होती है और सहायक संधि की जो प्रणाली है वो किस गवर्नर जनरल के समय लागू होती है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन होता है जिसने सहायक संधि स्वीकार की और डबगत का जो सिद्धांत मतलब राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के समय आती है। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर अधिग्रहण किया था और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और भारत में स्थायी स्वशासन का जो जनक होता है वो जनक कौन होता है। भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह व्यवस्था लागू होती है। और सहायक संधि की जो प्रणाली है यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आती है। तो सहायक संधि की जो प्रणाली है लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में यह व्यवस्था लागू होती है। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो हमारा प्रथम भारतीय राज्य था तो वह हैदराबाद राज्य था। इस प्रांत के द्वारा सहायक संधि सबसे प्रथम स्वीकार होती है और इसी क्रम में व्यपगत का सिद्धांत मतलब राज्य हड़प नीति मतलब कि व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के समय आता है और व्यपगत सिद्धांत क्या होता है। जैसे कि राज्य हड़प नीति डायरेक्ट किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना, इसे हम राज्य हड़प नीति कहते हैं। तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय यह व्यवस्था लागू होती है। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध
राज्य का अधिग्रहण किया। तो डलहौजी ने अवध राज्य का जो अधिग्रहण किया वो आउटरम की रिपोर्ट पर अवध राज्य का अधिग्रहण किया जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे पहले जितने कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल रहा, इसने अपने माध्यम से अपनी नीतियां बनाई, अपने प्रकार से किस प्रकार की व्यवस्था लागू की, कहाँ पर किसका अधिग्रहण करना, किस राज्य को हाँकना है, इन सबको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है समाप्त होता है लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर से शासन समाप्त होता है। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर अपना शासन व्यवस्था लागू हुई थी और इसमें कुछ गतिविधियां सही न होने के कारण यह सीधे ब्रिटिश राज्य में यानी कि इंग्लैंड में इस पर शिकायत होती है और इंग्लैंड सरकार द्वारा इस पर भारत पर प्रमुख जमाया जाता है। और इसी क्रम में भारत में स्थायी स्वशासन का जो जनक है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में स्थायी शासन व्यवस्था जो लागू होती है वह लॉर्ड रिपन के समय लागू होती है। भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आती है। सहायक संधि की प्रणाली जो लागू होती है लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में प्रारंभ होती है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य तो सबसे पहले हैदराबाद राज्य द्वारा सहायक संधि स्वीकार की जाती है। और डफगत का सिद्धांत या राज हड़प नीति यह लॉर्ड डलहौजी के समय आती है। इसने राज्यों को अपनी नीति के द्वारा राज हड़प नीति मतलब अपनी नीति के द्वारा हड़पा। और किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का पराधिकरण किया? तो आउटरम की जो रिपोर्ट आती है उस पर अवध राज्य का अधिग्रहण किया जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त होता है? तो लॉर्ड कैनिंग के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर जो शासन था वो समाप्त होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। इसके समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत में स्थायी स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को स्थायी शासन का जनक कहा जाता है। आज के सेशन में इन ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों पर हमने चर्चा की। और इसी नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस यूट्यूब चैनल पे HP क्लासेस पे हम चर्चा कर रहे थे ब्रिटिश राजनीतिक गतिविधियों, हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का शासन कैसे हुआ और किस प्रकार उन्होंने समय समय पर जो बदलाव किए, अपना प्रभुत्व जमाया, कहाँ कहाँ पर जमाया, कैसे जमाया, इसी पर हम चर्चा करते हुए आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। और जैसे कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कैसे हुआ और बंगाल की द्वैत शासन व्यवस्था किसके द्वारा लागू होती है? द्वैत शासन जो व्यवस्था लागू हुई वह किसने समाप्त की, किसके द्वारा समाप्त होती है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता, भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता कौन होता है? किसके द्वारा नियुक्त होता है? और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है, कब होती है और कहाँ पर होती है सबसे पहले? और इसके जो मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया जाता है?
भारत में पुलिस सेवा का जो जन्मदाता है भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे बनाया जाता है? प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी कौन नियुक्त होता है? तो इसी क्रम में हम आज के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न ले आए जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कैसे होता है? तो भारत पर अंग्रेजों का वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में होती है। और बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था, बंगाल पर द्वैध शासन व्यवस्था किसके द्वारा होती है? तो रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह व्यवस्था लागू की जाती है। द्वैध शासन जो व्यवस्था लागू हुई थी वह आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय समाप्त होती है, समाप्त होती है। न्यायिक सेवा का जो जन्मदाता है भारत में, न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स को, न्यायिक सेवा का जो जन्मदाता है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा भारत में न्यायिक सेवा आती है। और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यह कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कोर्ट की स्थापना होती है। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे नियुक्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में होती है। और किस एक्ट के तहत होती है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत होती है। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे को बनाया जाता है। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी जो हमारे नियुक्त हुए सबसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी नियुक्त होते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत होती है। और बंगाल की द्वैध शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में लागू की जाती है। और द्वैध शासन जो समाप्त हुआ वह वॉरेन हेस्टिंग्स के समय समाप्त होता है। न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वप्रथम होती है। और भारत में पुलिस सेवा का जो जन्मदाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे हमारे प्रथम। आज के इस सेशन में इसी क्रम में आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।